बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत माता के उस सपूत की कहानी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग किया और आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की जनता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से आजादी मांगनी नहीं चाहिए बल्कि छीन लेनी चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने की प्रेरणा कहां से मिली? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे तो वो भारत के लोगों पर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर बहुत दुखी होते थे। वो सोचते थे अंग्रेज भारत के लोगों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं। वो हमेशा सोच पे रहते थे कि अंग्रेजों को भारत से कैसे भगाया जाए। उन्हें किसी ने बताया कि कोई महान व्यक्ति ही भारत को आजाद कराएगा। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि महान बनने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि कठोर तप करना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है, कई दिन भूखे रहना पड़ता है और दुख और यातनाएं झेलना पड़ता है। ये बात सुनकर जब वो घर पहुंचे तो रात को बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर लेट गए। जब उनके पिता ने उन्हें जमीन पर लेटे देखा तो उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी बात बताई। इस पर उनके पिता ने कहा, बेटे, जमीन पर सोने से कोई महान नहीं बनता। महान बनने के लिए खूब पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है और समाज की सेवा करनी पड़ती है। हमें अंग्रेजों की तरह शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेजों का मुकाबला कर पाएंगे। ये बात नन्हे सुभाष चंद्र बोस के दिल में बैठ गई। इसके बाद उन्होंने दिन रात जमकर पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों की तरह सभी विषयों पर महारत हासिल करने का संकल्प लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई की और अंग्रेजों की इंडियन सिविल सर्विसेज की सबसे कठिन परीक्षा को पास किया। ये परीक्षा पास करने के बाद कोई भी अंग्रेज अफसर बन जाता है। जब उन्हें अफसर बनने का मौका मिला तो उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की नौकरी करने से इनकार कर दिया और नौकरी को लात मारकर भारत चले आए। भारत आकर वो स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास और रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेकर आजादी के संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। बाद में गांधी जी से मतभेद होने की वजह से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई। एक बार अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर लिया तो उन्होंने एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धरकर अंग्रेजों को चकमा दिया और भाग निकले। इसके बाद उन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की और भारत को आजाद कराने की अपनी योजना बताई। बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों पर हमला किया। वो कामयाब होकर भारत को आजाद करा पाते उससे पहले ही 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस वीर गति को प्राप्त हुए। सुभाष चंद्र बोस वाकई भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनके कुर्बानी हमें देश और देश की गरीब जनता की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा देती है। भारत माता के ऐसे सपूत सुभाष चंद्र बोस को हमारा शत शत नमन। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह
झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रही और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की कहानी। चंद्रशेखर आजाद इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि उन्होंने अपने खून से भारत मां का तिलक किया और भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेजों से उनकी मुठभेड़ हुई तो उन्होंने दर्जनों अंग्रेज सैनिकों का अकेले सामना किया। वो करीब आधे घंटे तक गोलियों की बौछारों के सामने डटे रहे और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब वो घायल हो गए तो उन्होंने कहा कि जीते जी अंग्रेज मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। इसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर भारत माता के चरणों में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे थे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने बचपन में ही भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने का संकल्प लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनका नाम चंद्रशेखर आजाद कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। साल 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। देश प्रेम की भावना से लबरेज चंद्रशेखर आजाद इसमें कूद पड़े। धरने प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें अंग्रेज जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने जज के होश उड़ा दिए। जब जज ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। जज ने उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता।
जज गुस्से से लाल हो गया। उसने चंद्रशेखर से उनकी मां का नाम पूछा। उन्होंने कहा, भारत माता। फिर अपने घर का पता उन्होंने जेल बताया। इस बात से जज इतना नाराज हुआ कि उसने चंद्रशेखर को कोड़े मारने की सजा सुनाई। जब चंद्रशेखर को कोड़े मारे जा रहे थे तो लोग डर रहे थे, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने हर कोड़े पर भारत माता की जय का नारा लगाया। कोड़े मारने के बाद सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए तो उन्होंने वो 3 आने जेलर के मुंह पर मार दिए। इस घटना को देखने वाले लोगों ने उन्हें आजाद आजाद कहना शुरू किया। हर कोई उन्हें चंद्रशेखर आजाद कहकर पुकारने लगा। आज भी कोई जब चंद्रशेखर आजाद का नाम लेता है तो हमारे जहन में मूंछों पर ताव देते हुए एक बहादुर और निर्भीक क्रांतिकारी की तस्वीर उभरती है। सच में चंद्रशेखर आजाद जैसे आजाद जिए वैसे ही वो आजाद रहते हुए अमर हो गए। भारत माता के इस वीर सपूत को शत शत नमन। 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब 2 कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है। अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि वहां मौजूद एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया। इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थीं। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओडायर को मारने की योजना बनाई। 6 साल तक वो जनरल डायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिल ही गया। 13 तारीख को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी। वहां जनरल माइकल ओडायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को एक मोटी सी किताब में छुपाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका पाते ही जनरल ओडायर पर फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से जनरल ओडायर वहीं ढेर हो गया। ऊधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन की अदालत में उनके ऊपर जनरल डायर की हत्या करने का मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को जनरल माइकल ओडायर की हत्या का दोषी माना गया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और ऊधम सिंह सदा के लिए अमर हो गए।
हद तो तब हो गई जब जालिम अंग्रेजों ने ऊधम सिंह की अंतिम रस्मों को भी वहां पूरा नहीं होने दिया। आजादी के बाद साल 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे और भारत में विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास अंग्रेजों के घर में घुसकर एक जालिम को उसके किए की सजा देने वाले सरदार ऊधम सिंह को हमेशा याद रखेगा। हम सरदार ऊधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत माता के उस सपूत की कहानी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग किया और आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की जनता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से आजादी मांगनी नहीं चाहिए बल्कि छीन लेनी चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने की प्रेरणा कहां से मिली? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे तो वो भारत के लोगों पर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर बहुत दुखी होते थे। वो सोचते थे अंग्रेज भारत के लोगों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं। वो हमेशा सोच पे रहते थे कि अंग्रेजों को भारत से कैसे भगाया जाए। उन्हें किसी ने बताया कि कोई महान व्यक्ति ही भारत को आजाद कराएगा। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि महान बनने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि कठोर तप करना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है, कई दिन भूखे रहना पड़ता है और दुख और यातनाएं झेलना पड़ता है। ये बात सुनकर जब वो घर पहुंचे तो रात को बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर लेट गए। जब उनके पिता ने उन्हें जमीन पर लेटे देखा तो उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी बात बताई। इस पर उनके पिता ने कहा, बेटे, जमीन पर सोने से कोई महान नहीं बनता। महान बनने के लिए खूब पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है और समाज की सेवा करनी पड़ती है। हमें अंग्रेजों की तरह शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेजों का मुकाबला कर पाएंगे। ये बात नन्हे सुभाष चंद्र बोस के दिल में बैठ गई। इसके बाद उन्होंने दिन रात जमकर पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों की तरह सभी विषयों पर महारत हासिल करने का संकल्प लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई की और अंग्रेजों की इंडियन सिविल सर्विसेज की सबसे कठिन परीक्षा को पास किया। ये परीक्षा पास करने के बाद कोई भी अंग्रेज अफसर बन जाता है। जब उन्हें अफसर बनने का मौका मिला तो उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की नौकरी करने से इनकार कर दिया और नौकरी को लात मारकर भारत चले आए। भारत आकर वो स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास और रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेकर आजादी के संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। बाद में गांधी जी से मतभेद होने की वजह से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई। एक बार अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर लिया तो उन्होंने एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धरकर अंग्रेजों को चकमा दिया और भाग निकले। इसके बाद उन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की और भारत को आजाद कराने की अपनी योजना बताई। बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों पर हमला किया। वो कामयाब होकर भारत को आजाद करा पाते उससे पहले ही 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस वीर गति को प्राप्त हुए। सुभाष चंद्र बोस वाकई भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनके कुर्बानी हमें देश और देश की गरीब जनता की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा देती है। भारत माता के ऐसे सपूत सुभाष चंद्र बोस को हमारा शत शत नमन। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।
1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रही और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की कहानी। चंद्रशेखर आजाद इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि उन्होंने अपने खून से भारत मां का तिलक किया और भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेजों से उनकी मुठभेड़ हुई तो उन्होंने दर्जनों अंग्रेज सैनिकों का अकेले सामना किया। वो करीब आधे घंटे तक गोलियों की बौछारों के सामने डटे रहे और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब वो घायल हो गए तो उन्होंने कहा कि जीते जी अंग्रेज मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। इसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर भारत माता के चरणों में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे थे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने बचपन में ही भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने का संकल्प लिया था।
बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनका नाम चंद्रशेखर आजाद कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। साल 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। देश प्रेम की भावना से लबरेज चंद्रशेखर आजाद इसमें कूद पड़े। धरने प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें अंग्रेज जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने जज के होश उड़ा दिए। जब जज ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। जज ने उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता। जज गुस्से से लाल हो गया। उसने चंद्रशेखर से उनकी मां का नाम पूछा। उन्होंने कहा भारत माता। फिर अपने घर का पता उन्होंने जेल बताया। इस बात से जज इतना नाराज हुआ कि उसने चंद्रशेखर को कोड़े मारने की सजा सुनाई। जब चंद्रशेखर को कोड़े मारे जा रहे थे तो लोग डर रहे थे, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने हर कोड़े पर भारत माता की जय का नारा लगाया। कोड़े मारने के बाद सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए तो उन्होंने वो 3 आने जेलर के मुंह पर मार दिए। इस घटना को देखने वाले लोगों ने उन्हें आजाद आजाद कहना शुरू किया। हर कोई उन्हें चंद्रशेखर आजाद कहकर पुकारने लगा। आज भी कोई जब चंद्रशेखर आजाद का नाम लेता है तो हमारे जहन में मूंछों पर ताव देते हुए एक बहादुर और निर्भीक क्रांतिकारी की तस्वीर उभरती है। सच में चंद्रशेखर आजाद जैसे आजाद जिए वैसे ही वो आजाद रहते हुए अमर हो गए। भारत माता के इस वीर सपूत को शत शत नमन। 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब 2 कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है। अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि वहां मौजूद एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया। इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थीं। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओडायर को मारने की योजना बनाई। 6 साल तक वो जनरल डायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिल ही गया। 13 तारीख को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी।
वहां जनरल माइकल ओड्वायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को एक मोटी सी किताब में छुपाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका पाते ही जनरल ओड्वायर पर फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से जनरल ओड्वायर वहीं ढेर हो गया। ऊधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन की अदालत में उनके ऊपर जनरल डायर की हत्या करने का मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को जनरल माइकल ओड्वायर की हत्या का दोषी माना गया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और ऊधम सिंह सदा के लिए अमर हो गए। हद तो तब हो गई जब जालिम अंग्रेजों ने ऊधम सिंह की अंतिम रस्मों को भी वहां पूरा नहीं होने दिया। आजादी के बाद साल 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे और भारत में विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास अंग्रेजों के घर में घुसकर एक जालिम को उसके किए की सजा देने वाले सरदार ऊधम सिंह को हमेशा याद रखेगा। हम सरदार ऊधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत माता के उस सपूत की कहानी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग किया और आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की जनता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से आजादी मांगनी नहीं चाहिए बल्कि छीन लेनी चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने की प्रेरणा कहां से मिली? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे तो वो भारत के लोगों पर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर बहुत दुखी होते थे। वो सोचते थे अंग्रेज भारत के लोगों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं। वो हमेशा सोच पे रहते थे कि अंग्रेजों को भारत से कैसे भगाया जाए। उन्हें किसी ने बताया कि कोई महान व्यक्ति ही भारत को आजाद कराएगा। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि महान बनने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि कठोर तप करना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है, कई दिन भूखे रहना पड़ता है और दुख और यातनाएं झेलना पड़ता है। ये बात सुनकर जब वो घर पहुंचे तो रात को बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर लेट गए। जब उनके पिता ने उन्हें जमीन पर लेटे देखा तो उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी बात बताई। इस पर उनके पिता ने कहा, बेटे, जमीन पर सोने से कोई महान नहीं बनता। महान बनने के लिए खूब पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है और समाज की सेवा करनी पड़ती है। हमें अंग्रेजों की तरह शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेजों का मुकाबला कर पाएंगे। ये बात नन्हे सुभाष चंद्र बोस के दिल में बैठ गई। इसके बाद उन्होंने दिन रात जमकर पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों की तरह सभी विषयों पर महारत हासिल करने का संकल्प लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई की और अंग्रेजों की इंडियन सिविल सर्विसेज की सबसे कठिन परीक्षा को पास किया। ये परीक्षा पास करने के बाद कोई भी अंग्रेज अफसर बन जाता है। जब उन्हें अफसर बनने का मौका मिला तो उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की नौकरी करने से इनकार कर दिया और नौकरी को लात मारकर भारत चले आए। भारत आकर वो स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास और रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेकर आजादी के संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। बाद में गांधी जी से मतभेद होने की वजह से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई। एक बार अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर लिया तो उन्होंने एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धरकर अंग्रेजों को चकमा दिया और भाग निकले। इसके बाद उन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की और भारत को आजाद कराने की अपनी योजना बताई। बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों पर हमला किया। वो कामयाब होकर भारत को आजाद करा पाते उससे पहले ही 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस वीरगति को प्राप्त हुए।
सुभाष चंद्र बोस वाकई भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनके कुर्बानी हमें देश और देश की गरीब जनता की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा देती है। भारत माता के ऐसे सपूत सुभाष चंद्र बोस को हमारा शत शत नमन। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रही और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की कहानी। चंद्रशेखर आजाद इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि उन्होंने अपने खून से भारत मां का तिलक किया
और भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेजों से उनकी मुठभेड़ हुई तो उन्होंने दर्जनों अंग्रेज सैनिकों का अकेले सामना किया। वो करीब आधे घंटे तक गोलियों की बौछारों के सामने डटे रहे और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब वो घायल हो गए तो उन्होंने कहा कि जीते जी अंग्रेज मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। इसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर भारत माता के चरणों में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे थे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने बचपन में ही भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने का संकल्प लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनका नाम चंद्रशेखर आजाद कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। साल 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। देश प्रेम की भावना से लबरेज चंद्रशेखर आजाद इसमें कूद पड़े। धरने प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें अंग्रेज जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने जज के होश उड़ा दिए। जब जज ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। जज ने उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता। जज गुस्से से लाल हो गया। उसने चंद्रशेखर से उनकी मां का नाम पूछा। उन्होंने कहा भारत माता। फिर अपने घर का पता उन्होंने जेल बताया। इस बात से जज इतना नाराज हुआ कि उसने चंद्रशेखर को कोड़े मारने की सजा सुनाई। जब चंद्रशेखर को कोड़े मारे जा रहे थे तो लोग डर रहे थे, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने हर कोड़े पर भारत माता की जय का नारा लगाया। कोड़े मारने के बाद सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए तो उन्होंने वो 3 आने जेलर के मुंह पर मार दिए। इस घटना को देखने वाले लोगों ने उन्हें आजाद आजाद कहना शुरू किया। हर कोई उन्हें चंद्रशेखर आजाद कहकर पुकारने लगा। आज भी कोई जब चंद्रशेखर आजाद का नाम लेता है तो हमारे जहन में मूंछों पर ताव देते हुए एक बहादुर और निर्भीक क्रांतिकारी की तस्वीर उभरती है। सच में चंद्रशेखर आजाद जैसे आजाद जिए वैसे ही वो आजाद रहते हुए अमर हो गए। भारत माता के इस वीर सपूत को शत शत नमन। 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब 2 कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है। अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि वहां मौजूद एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया। इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया।
साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थीं। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओड्वायर को मारने की योजना बनाई। 6 साल तक वो जनरल ड्रायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिल ही गया। 13 तारीख को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी। वहां जनरल माइकल ओड्वायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को एक मोटी सी किताब में छुपाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका पाते ही जनरल ओड्वायर पर फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से जनरल ओड्वायर वहीं ढेर हो गया। ऊधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन की अदालत में उनके ऊपर जनरल डायर की हत्या करने का मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को जनरल माइकल ओड्वायर की हत्या का दोषी माना गया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और ऊधम सिंह सदा के लिए अमर हो गए। हद तो तब हो गई जब जालिम अंग्रेजों ने ऊधम सिंह की अंतिम रस्मों को भी वहां पूरा नहीं होने दिया। आजादी के बाद साल 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे और भारत में विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास अंग्रेजों के घर में घुसकर एक जालिम को उसके किए की सजा देने वाले सरदार ऊधम सिंह को हमेशा याद रखेगा। हम सरदार ऊधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत माता के उस सपूत की कहानी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग किया और आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की जनता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से आजादी मांगनी नहीं चाहिए बल्कि छीन लेनी चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने की प्रेरणा कहां से मिली? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे तो वो भारत के लोगों पर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर बहुत दुखी होते थे। वो सोचते थे अंग्रेज भारत के लोगों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं। वो हमेशा सोच पे रहते थे कि अंग्रेजों को भारत से कैसे भगाया जाए। उन्हें किसी ने बताया कि कोई महान व्यक्ति ही भारत को आजाद कराएगा। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि महान बनने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि कठोर तप करना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है, कई दिन भूखे रहना पड़ता है और दुख और यातनाएं झेलना पड़ता है। ये बात सुनकर जब वो घर पहुंचे तो रात को बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर लेट गए। जब उनके पिता ने उन्हें जमीन पर लेटे देखा तो उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी बात बताई। इस पर उनके पिता ने कहा, बेटे, जमीन पर सोने से कोई महान नहीं बनता। महान बनने के लिए खूब पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है और समाज की सेवा करनी पड़ती है। हमें अंग्रेजों की तरह शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेजों का मुकाबला कर पाएंगे। ये बात नन्हे सुभाष चंद्र बोस के दिल में बैठ गई। इसके बाद उन्होंने दिन रात जमकर पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों की तरह सभी विषयों पर महारत हासिल करने का संकल्प लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई की और अंग्रेजों की इंडियन सिविल सर्विसेज की सबसे कठिन परीक्षा को पास किया। ये परीक्षा पास करने के बाद कोई भी अंग्रेज अफसर बन जाता है। जब उन्हें अफसर बनने का मौका मिला तो उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की नौकरी करने से इनकार कर दिया और नौकरी को लात मारकर भारत चले आए। भारत आकर वो स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास और रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेकर आजादी के संघर्ष में कूद पड़े।
उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। बाद में गांधी जी से मतभेद होने की वजह से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई। एक बार अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर लिया तो उन्होंने एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धरकर अंग्रेजों को चकमा दिया और भाग निकले। इसके बाद उन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की और भारत को आजाद कराने की अपनी योजना बताई। बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों पर हमला किया। वो कामयाब होकर भारत को आजाद करा पाते उससे पहले ही 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस वीर गति को प्राप्त हुए। सुभाष चंद्र बोस वाकई भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनके कुर्बानी हमें देश और देश की गरीब जनता की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा देती है। भारत माता के ऐसे सपूत सुभाष चंद्र बोस को हमारा शत शत नमन। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रही और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है।
उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की कहानी। चंद्रशेखर आजाद इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि उन्होंने अपने खून से भारत मां का तिलक किया और भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेजों से उनकी मुठभेड़ हुई तो उन्होंने दर्जनों अंग्रेज सैनिकों का अकेले सामना किया। वो करीब आधे घंटे तक गोलियों की बौछारों के सामने डटे रहे और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब वो घायल हो गए तो उन्होंने कहा कि जीते जी अंग्रेज मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। इसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर भारत माता के चरणों में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे थे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने बचपन में ही भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने का संकल्प लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनका नाम चंद्रशेखर आजाद कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। साल 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। देश प्रेम की भावना से लबरेज चंद्रशेखर आजाद इसमें कूद पड़े। धरने प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें अंग्रेज जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने जज के होश उड़ा दिए। जब जज ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। जज ने उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता। जज गुस्से से लाल हो गया। उसने चंद्रशेखर से उनकी मां का नाम पूछा। उन्होंने कहा भारत माता। फिर अपने घर का पता उन्होंने जेल बताया। इस बात से जज इतना नाराज हुआ कि उसने चंद्रशेखर को कोड़े मारने की सजा सुनाई। जब चंद्रशेखर को कोड़े मारे जा रहे थे तो लोग डर रहे थे, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने हर कोड़े पर भारत माता की जय का नारा लगाया। कोड़े मारने के बाद सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए तो उन्होंने वो 3 आने जेलर के मुंह पर मार दिए। इस घटना को देखने वाले लोगों ने उन्हें आजाद आजाद कहना शुरू किया। हर कोई उन्हें चंद्रशेखर आजाद कहकर पुकारने लगा। आज भी कोई जब चंद्रशेखर आजाद का नाम लेता है तो हमारे जहन में मूंछों पर ताव देते हुए एक बहादुर और निर्भीक क्रांतिकारी की तस्वीर उभरती है। सच में चंद्रशेखर आजाद जैसे आजाद जिए वैसे ही वो आजाद रहते हुए अमर हो गए। भारत माता के इस वीर सपूत को शत शत नमन। 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब 2 कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों से पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है। अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि वहां मौजूद एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे।
सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया। इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थी। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओड्वायर को मारने की योजना बनाई। 6 साल तक वो जनरल ड्रायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिल ही गया। 13 तारीख को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी। वहां जनरल माइकल ओड्वायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को एक मोटी सी किताब में छुपाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका पाते ही जनरल ओड्वायर पर फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से जनरल ओड्वायर वहीं ढेर हो गया। ऊधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन की अदालत में उनके ऊपर जनरल डायर की हत्या करने का मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को जनरल माइकल ओड्वायर की हत्या का दोषी माना गया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और ऊधम सिंह सदा के लिए अमर हो गए। हद तो तब हो गई जब जालिम अंग्रेजों ने ऊधम सिंह की अंतिम रस्मों को भी वहां पूरा नहीं होने दिया। आजादी के बाद साल 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे और भारत में विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास अंग्रेजों के घर में घुसकर एक जालिम को उसके किए की सजा देने वाले सरदार ऊधम सिंह को हमेशा याद रखेगा। हम सरदार ऊधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत माता के उस सपूत की कहानी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग किया और आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की जनता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से आजादी मांगनी नहीं चाहिए बल्कि छीन लेनी चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने की प्रेरणा कहां से मिली? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे तो वो भारत के लोगों पर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर बहुत दुखी होते थे। वो सोचते थे अंग्रेज भारत के लोगों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं। वो हमेशा सोच पे रहते थे कि अंग्रेजों को भारत से कैसे भगाया जाए। उन्हें किसी ने बताया कि कोई महान व्यक्ति ही भारत को आजाद कराएगा। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि महान बनने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि कठोर तप करना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है, कई दिन भूखे रहना पड़ता है और दुख और यातनाएं झेलना पड़ता है। ये बात सुनकर जब वो घर पहुंचे तो रात को बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर लेट गए। जब उनके पिता ने उन्हें जमीन पर लेटे देखा तो उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी बात बताई। इस पर उनके पिता ने कहा, बेटे, जमीन पर सोने से कोई महान नहीं बनता। महान बनने के लिए खूब पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है और समाज की सेवा करनी पड़ती है। हमें अंग्रेजों की तरह शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेजों का मुकाबला कर पाएंगे। ये बात नन्हे सुभाष चंद्र बोस के दिल में बैठ गई।
इसके बाद उन्होंने दिन रात जमकर पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों की तरह सभी विषयों पर महारत हासिल करने का संकल्प लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई की और अंग्रेजों की इंडियन सिविल सर्विसेज की सबसे कठिन परीक्षा को पास किया। ये परीक्षा पास करने के बाद कोई भी अंग्रेज अफसर बन जाता है। जब उन्हें अफसर बनने का मौका मिला तो उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की नौकरी करने से इनकार कर दिया और नौकरी को लात मारकर भारत चले आए। भारत आकर वो स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास और रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेकर आजादी के संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। बाद में गांधी जी से मतभेद होने की वजह से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई। एक बार अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर लिया तो उन्होंने एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धरकर अंग्रेजों को चकमा दिया और भाग निकले। इसके बाद उन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की और भारत को आजाद कराने की अपनी योजना बताई। बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों पर हमला किया। वो कामयाब होकर भारत को आजाद करा पाते उससे पहले ही 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस वीर गति को प्राप्त हुए। सुभाष चंद्र बोस वाकई भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनके कुर्बानी हमें देश और देश की गरीब जनता की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा देती है। भारत माता के ऐसे सपूत सुभाष चंद्र बोस को हमारा शत शत नमन। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसी बाई ने हार नहीं मानी।
उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रही और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की कहानी। चंद्रशेखर आजाद इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि उन्होंने अपने खून से भारत मां का तिलक किया और भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब अंग्रेजों से उनकी मुठभेड़ हुई तो उन्होंने दर्जनों अंग्रेज सैनिकों का अकेले सामना किया। वो करीब आधे घंटे तक गोलियों की बौछारों के सामने डटे रहे और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब वो घायल हो गए तो उन्होंने कहा कि जीते जी अंग्रेज मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। इसके बाद उन्होंने खुद को गोली मारकर भारत माता के चरणों में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे थे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने बचपन में ही भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने का संकल्प लिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनका नाम चंद्रशेखर आजाद कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। साल 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा। देश प्रेम की भावना से लबरेज चंद्रशेखर आजाद इसमें कूद पड़े। धरने प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें अंग्रेज जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने जज के होश उड़ा दिए। जब जज ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। जज ने उनके पिता का नाम पूछा तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता। जज गुस्से से लाल हो गया। उसने चंद्रशेखर से उनकी मां का नाम पूछा। उन्होंने कहा भारत माता। फिर अपने घर का पता उन्होंने जेल बताया। इस बात से जज इतना नाराज हुआ कि उसने चंद्रशेखर को कोड़े मारने की सजा सुनाई। जब चंद्रशेखर को कोड़े मारे जा रहे थे तो लोग डर रहे थे, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने हर कोड़े पर भारत माता की जय का नारा लगाया। कोड़े मारने के बाद सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए तो उन्होंने वो 3 आने जेलर के मुंह पर मार दिए। इस घटना को देखने वाले लोगों ने उन्हें आजाद आजाद कहना शुरू किया। हर कोई उन्हें चंद्रशेखर आजाद कहकर पुकारने लगा। आज भी कोई जब चंद्रशेखर आजाद का नाम लेता है तो हमारे जहन में मूंछों पर ताव देते हुए एक बहादुर और निर्भीक क्रांतिकारी की तस्वीर उभरती है। सच में चंद्रशेखर आजाद जैसे आजाद जिए वैसे ही वो आजाद रहते हुए अमर हो गए। भारत माता के इस वीर सपूत को शत शत नमन। 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक दिन जब 2 कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करने के विरोध में पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। ये लोग शांति के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंचता है और अंग्रेज सैनिकों को निहत्थे मासूम लोगों पर फायरिंग का आदेश देता है। इसके बाद बंदूक की गोलियों के बीच पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों से
पूरा जलियांवाला बाग गूंजने लगता है। अंग्रेजों की बंदूकें तब तक आग उगलती रहीं जब तक कि वहां मौजूद एक भी शख्स जिंदा रहा। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग को शमशान बना दिया। इस रक्तपात के दौरान एक 20 साल का नौजवान किसी तरह बच गया। वो लाशों के अंबार को देखकर फूट फूट कर रो रहा था। उसने जनरल डायर और गोली चलाने का आदेश देने वाले पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर से इस हत्याकांड का बदला लेने की कसम खाई। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह थे। सरदार ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर के सुनाम गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह रेलवे में चौकीदार थे। ऊधम सिंह का बचपन का नाम शेर सिंह था। जब ऊधम सिंह 7 साल के थे तो उनकी माता और पिता दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्हें अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय भेज दिया गया। इसी अनाथालय में शेर सिंह को ऊधम सिंह का नाम दिया गया। ऊधम सिंह शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। जब ऊधम सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों में एकता बनाने के लिए अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। साल 1918 में ऊधम सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1919 में उन्होंने अनाथालय को अलविदा कह दिया और आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। ऊधम सिंह के कानों में दिन रात जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों की चीखें गूंजती रहती थीं। ऐसे में उन्होंने अपने साथियों के साथ चंदा इकट्ठा किया और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए लंदन चले गए। लंदन पहुंचने पर पता चला कि जनरल रेजिनाल्ड डायर की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। अब उन्होंने दूसरे हत्यारे जनरल माइकल ओडायर को मारने की योजना बनाई। 6 साल तक वो जनरल डायर को मारने का मौका तलाशते रहे। आखिरकार 13 मार्च 1940 को उन्हें वो मौका मिल ही गया। 13 तारीख को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में एक बैठक थी। वहां जनरल माइकल ओडायर को भी आना था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को एक मोटी सी किताब में छुपाया और वहां पहुंच गए। उन्होंने मौका पाते ही जनरल ओडायर पर फायरिंग की। 2 गोलियां लगने से जनरल ओडायर वहीं ढेर हो गया। ऊधम सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन की अदालत में उनके ऊपर जनरल डायर की हत्या करने का मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को जनरल माइकल ओडायर की हत्या का दोषी माना गया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई और ऊधम सिंह सदा के लिए अमर हो गए। हद तो तब हो गई जब जालिम अंग्रेजों ने ऊधम सिंह की अंतिम रस्मों को भी वहां पूरा नहीं होने दिया। आजादी के बाद साल 1974 में ब्रिटेन ने उनके अवशेष भारत को सौंपे और भारत में विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारत का इतिहास अंग्रेजों के घर में घुसकर एक जालिम को उसके किए की सजा देने वाले सरदार ऊधम सिंह को हमेशा याद रखेगा। हम सरदार ऊधम सिंह को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करते हैं। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत माता के उस सपूत की कहानी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग किया और आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की जनता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजों से आजादी मांगनी नहीं चाहिए बल्कि छीन लेनी चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोलने की प्रेरणा कहां से मिली? इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सुभाष चंद्र बोस जब छोटे थे तो वो भारत के लोगों पर अंग्रेजों के जुल्म को देखकर बहुत दुखी होते थे। वो सोचते थे अंग्रेज भारत के लोगों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं। वो हमेशा सोच पे रहते थे कि अंग्रेजों को भारत से कैसे भगाया जाए। उन्हें किसी ने बताया कि कोई महान व्यक्ति ही भारत को आजाद कराएगा। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि महान बनने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा कि कठोर तप करना पड़ता है,
जमीन पर सोना पड़ता है, कई दिन भूखे रहना पड़ता है और दुख और यातनाएं झेलना पड़ता है। ये बात सुनकर जब वो घर पहुंचे तो रात को बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर लेट गए। जब उनके पिता ने उन्हें जमीन पर लेटे देखा तो उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी बात बताई। इस पर उनके पिता ने कहा, बेटे, जमीन पर सोने से कोई महान नहीं बनता। महान बनने के लिए खूब पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है और समाज की सेवा करनी पड़ती है। हमें अंग्रेजों की तरह शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम अंग्रेजों का मुकाबला कर पाएंगे। ये बात नन्हे सुभाष चंद्र बोस के दिल में बैठ गई। इसके बाद उन्होंने दिन रात जमकर पढ़ाई लिखाई करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों की तरह सभी विषयों पर महारत हासिल करने का संकल्प लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इंग्लैंड जाकर पढ़ाई की और अंग्रेजों की इंडियन सिविल सर्विसेज की सबसे कठिन परीक्षा को पास किया। ये परीक्षा पास करने के बाद कोई भी अंग्रेज अफसर बन जाता है। जब उन्हें अफसर बनने का मौका मिला तो उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की नौकरी करने से इनकार कर दिया और नौकरी को लात मारकर भारत चले आए। भारत आकर वो स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास और रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरणा लेकर आजादी के संघर्ष में कूद पड़े। उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। बाद में गांधी जी से मतभेद होने की वजह से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई। एक बार अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर लिया तो उन्होंने एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन का वेश धरकर अंग्रेजों को चकमा दिया और भाग निकले। इसके बाद उन्होंने जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की और भारत को आजाद कराने की अपनी योजना बताई। बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों पर हमला किया। वो कामयाब होकर भारत को आजाद करा पाते उससे पहले ही 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस वीर गति को प्राप्त हुए। सुभाष चंद्र बोस वाकई भारत माता के सच्चे सपूत थे। उनके कुर्बानी हमें देश और देश की गरीब जनता की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा देती है। भारत माता के ऐसे सपूत सुभाष चंद्र बोस को हमारा शत शत नमन। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था।
यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला